इंसानों का इतिहास ये सिर्फ किसी जीव के विकास की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक असंभव जीत हासिल की गई। जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसके ना तो शेर जैसे पंजे थे, ना ही चीते जैसी रफ्तार। फिर भी इसी कमजोर से दिखने वाले प्राइमेट ने पूरी की पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को जरा करीब से समझते हैं। हमारे इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स शायद यही है। एक तरफ वो जानवर जो शारीरिक रूप से प्रागैतिहासिक दुनिया में लगभग किसी से भी हार सकता था, और दूसरी तरफ आज का इंसान जो जेनेटिक कोड को अपनी मर्जी से बदल रहा है, दिमाग को एआई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और अमर होने के सपने देख रहा है। आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? ठीक है, तो इस कहानी को शुरू करते हैं इसकी शुरुआत से। आज से लगभग 60 से 80 लाख साल पहले, जब हमने अपना पहला बड़ा विकासवादी कदम उठाया था। अक्सर हमें स्कूलों में यही पढ़ाया गया है ना, कि जंगल खत्म होने लगे तो हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर सवाना के घास के मैदानों में आ गए और मजबूरी में 2 पैरों पर चलने लगे। सुनने में ये काफी सीधी और सरल व्याख्या लगती है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। आधुनिक विज्ञान ने इस सीधी साधी व्याख्या को काफी हद तक खारिज कर दिया है। असलियत जो है वो इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। असल में हमारे शुरुआती पूर्वज जैसे कि आर्डिपिथेकस सिर्फ घास के मैदानों में नहीं, बल्कि मोज़ेक वातावरण में रहते थे, मतलब जहां जंगल और घास दोनों मौजूद थे। और हो सकता है कि 2 पैरों पर चलना पेड़ों पर ही शुरू हो गया हो। इससे हाथ आजाद हो गए, खाना और बच्चों को ले जाने के लिए। तो ये लाचारी में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि अडैप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता का एक शानदार उदाहरण था। लेकिन देखिए, विकास में हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। 2 पैरों पर चलने के बदले हमें वो शारीरिक समस्याएं मिली जो आज भी इंसानों को परेशान करती हैं, जैसे पीठ का दर्द या घुटनों की समस्याएं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा मोड़ तब आया जब हमने आग पर काबू पाया। ये एक ऐसा पल था जिसने हमारे जीव विज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हार्वर्ड के एक शोधकर्ता हैं रिचर्ड रैंगम, उन्होंने कुकिंग हाइपोथेसिस पेश की। उनका तर्क था कि खाना पकाना ही वो कुंजी थी जिसने हमें इंसान बनाया। आग एक तरह से हमारे शरीर के बाहर ही पाचन का काम करने लगी, हमारा बाहरी पेट बन गई। ये प्रक्रिया 3 हिस्सों में हुई और ये किसी क्रांति से कम नहीं थी। पका हुआ खाना पचाना आसान था, तो हमारी बड़ी बड़ी आंतें जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खा जाती थीं, छोटी हो गईं, और इस बची हुई ऊर्जा को कहाँ भेजा गया? सीधा हमारे दिमाग में, जो शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा खाने वाला अंग है। बस फिर क्या था? दिमाग को बढ़ने और विकसित होने के लिए जबरदस्त ईंधन मिल गया। अब कहानी में उस समय पर चलते हैं जब पृथ्वी किसी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म जैसी थी। मतलब एक ही वक्त पर कई अलग अलग तरह की मानव प्रजातियां रहती थी। हम इस ग्रह पर अकेले नहीं थे। अपने ज्यादातर इतिहास में हमने इस ग्रह को दूसरे बुद्धिमान होमिनिन्स के साथ साझा किया। यूरोप में निएंडरथल थे, एशिया में डेनिसोवन्स थे, और इंडोनेशिया के द्वीपों पर तो छोटे कद के हॉबिट्स भी थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी सब कहाँ गए? डीएनए के सबूत एक बड़ी ही हैरान करने वाली सच्चाई बताते हैं। हमने सिर्फ दूसरी मानव प्रजातियों की जगह नहीं ली, बल्कि हमने उन्हें आत्मसात कर लिया, मतलब उनके साथ घुल मिल गए। आज भी कई गैर अफ्रीकी लोगों के डीएनए में निएंडरथल डीएनए का थोड़ा हिस्सा है। वो पूरी तरह गायब नहीं हुए, वो हमारे अंदर जिंदा हैं। तो फिर होमो सेपियंस ही आखिर में क्यों बचे? आखिर हम ही क्यों जीते? इसका जवाब है संज्ञानात्मक क्रांति। ये हमारे दिमाग में एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट था, जिसने हमें वो बढ़त दी जिसे कोई पार नहीं कर सका। हमारी असली महाशक्ति शेरों के बारे में बात करना नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के बारे में गपशप करना था। इससे बड़े सामाजिक समूह बने, और उससे भी बड़ी शक्ति थी कल्पना करने की। हम उन चीजों में विश्वास कर सकते थे जो असल में थी ही नहीं, जैसे देवता, कानून, देश या पैसा। और इसी काबिलियत ने हजारों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के लायक बनाया। अब तक हम प्रगति की कहानी सुन रहे थे, लेकिन क्या हो अगर प्रगति की ये पारंपरिक कहानी उतनी सीधी न हो? क्या ये हो सकता है कि कृषि क्रांति असल में एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी? ये एक बड़ा ही उत्तेजक विचार है कि खेती एक जाल था जिसने हमसे ज्यादा एक घास की प्रजाति को फायदा पहुंचाया। सोचिए, हम एक जगह पर बंध गए,
पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे और हमारा खाना भी एक जैसा और सीमित हो गया। कंकालों से मिले सबूत तो चौंकाने वाले हैं। कृषि अपनाने के बाद शिकारी संग्राहकों की तुलना में इंसानों का औसत कद नाटकीय रूप से घट गया। और बात सिर्फ कद की नहीं थी, सेहत भी खराब हुई। एक जगह बसने और जानवरों के साथ रहने से बीमारियां पहले से कई ज्यादा तेजी से फैली। हाँ, ये सच है कि खेती ने हमारी आबादी बढ़ाई, लेकिन इसने सामाजिक ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क और दुख को भी जन्म दिया। चलिए अब अपने गहरे अतीत को आज के संघर्षों और तकनीक से चलने वाले भविष्य से जोड़कर देखते हैं। हम आज एक विकासवादी बेमेल में जी रहे हैं। मतलब हमारा हार्डवेयर यानी हमारा दिमाग अभी भी पाषाण युग का है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर यानी हमारा समाज पूरी तरह से आधुनिक है। इसीलिए मीठे और वसा वाले खाने के लिए हमारी पुरानी लालसा आज मोटापे का कारण बनती है और सामाजिक मान्यता की जरूरत सोशल मीडिया की लत में बदल जाती है। अब हम प्राकृतिक चयन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब हम बायो इंजीनियरिंग, साइबोर्ग इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने विकास की बागडोर खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये अगला कदम हमें होमो सेपियंस से होमो डेओस यानी मानव देवता बना देगा, या फिर किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई के लिए हम बस एक पुराना बेकार एल्गोरिदम बनकर रह जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए कभी नियांडरथाल थे? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।